मैं रावत त्रिभुवन सिंह आप सबके बीच इसी शहर बाड़मेर से आता हूँ। बाड़मेर वो धरा जो लगभग 13वीं शताब्दी में जिसकी स्थापना करी गई, ये वही बाड़मेर है जहाँ रावल मलिनाथ जी जैसे सूरवीर शासकों का राज रहा। भारत की आज़ादी के बाद की बात करी जाए तो ये वही बाड़मेर है जहां जनरल हनून सिंह जी, जिन्हें भारत सरकार ने महावीर चक्र से सम्मानित किया, ये वही बाड़मेर है जहां शहीद धर्माराम, जिन्होंने अपने देश रक्षार्थ अपनी जान दे दी और हमारी इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए देश को न्योछावर हो गए। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं त्रिभुवन सिंह इसी बाड़मेर की धरा से आता हूं। बाड़मेर, मैं आपको अपने इस क्षेत्र के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आज मैं आपसे बात करूंगा तो मेरे सामने अभी जस्ट इससे पहले मैं एक बच्चों के साथ में इंटरव्यू कर रहा था। मेरे से बच्चों ने भी यही सवाल पूछा कि कोई भी लोकेशन, जैसे मान लीजिए कि आज के जो हालात है वो कभी किसी की ग्रोथ में हिंड्रेंस बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। किसी भी जगह की वजह से कभी आप पीछे नहीं रह सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसे 1990 में काले पानी की सजा कहते थे, ये वही बाड़मेर है जहां 2004 में जब से ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड्स निकलने शुरू हुए हैं, 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि बाड़मेर सी टायर सिटीज के अंदर हिंदुस्तान के टॉप 10 सिटीज में आता है। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं त्रिभुवन सिंह उसी बाड़मेर से आता हूं जहां की पर कैपिटा इनकम 1,28,000 है, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा है और हिंदुस्तान में लगभग तीसरे या चौथे स्थान पर आती है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका जन्म कहां हुआ है ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, आपका एटीट्यूड क्या है ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। यहां से बाहर जब 12th के लिए 11th-12th के लिए मैं जयपुर गया, जयपुर जाने पे मैं देखता हूं कि मैं अपनी क्लास में आखिरी बेंच पे बैठने के लायक भी नहीं था। कारण ये था कि मुझे उस जयपुर के एनवायरनमेंट में कभी कुछ समझ ही नहीं आया। तब जब मेरा पहला दिन मुझे आज भी याद आता है और मैं हमेशा हर जगह इस बात को कोट करता हूं कि मेरी लाइफ का सबसे डीमोरलाइजिंग दिन वही था। मेरे टीचर ने मेरे से पूछा कि बेटा जो सबसे आखिरी में बैठा है सबसे पहले वो बताए कि क्या नाम है आपका। मैंने कहा मैं त्रिभुवन सिंह बाड़मेर से आता हूं। मेरी क्लास में 90% लोगों को नहीं पता था कि बाड़मेर कहाँ है। मैं एकदम से ऐसे निराश हो गया और मैं ये देखने लगा कि अरे, मेरे को तो लगता था मुझे दुनिया पूरी आती है, मेरे को दुनिया के बारे में पता है, यहाँ तो किसी को ये भी नहीं पता कि बाड़मेर कहाँ है। मेरे लिए लाइफ में इससे ज़्यादा डीमोरलाइजिंग कुछ नहीं था कि हमारे बाड़मेर को, ये मैं बात 2003 के आसपास की बता रहा हूँ, कि हमारे बाड़मेर को कोई नहीं जानता। तो सबकी तरह मैं भी यही सोचने लगा कि क्योंकि मेरी जगह को कोई नहीं जानता, मेरा जन्म भगवान ने एक ऐसे जगह पे कर दिया, तो शायद मैं लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। अब थोड़ा सा इधर बात करें, आज मैं भारत सरकार में उप सचिव हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ में काम कर रहा हूँ, इसी बाड़मेर का रहने वाला हूँ। 2011 के अंदर जयपुर से निकलकर सिंगापुर चला गया ग्रेजुएशन के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अमेरिका से करी। 2011 के आसपास की बात, अब क्योंकि मैंने इसी से शुरुआत करी है तो आपको बताना चाहूंगा। 2011 में मेरे प्रोफेसर थे रॉन विल्कॉक्स। मेरे कॉलेज का पहला दिन डार्डन स्कूल ऑफ बिजनेस में मैंने बताया, सर आई एम त्रिभुवन सिंह फ्रॉम बाड़मेर इंडिया। तो ही सेड, त्रिभुवन आई नो वेयर बाड़मेर इज। I was like, वाओ, अमेरिका में बैठे एक आदमी को पता है बाड़मेर कहाँ है। मैं इसे देखता रह गया। मैंने सर से पूछा, सर बताइए कैसे आपको पता है कि बाड़मेर कहाँ है। सर ने बताया कि बाड़मेर एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर जहां लगता है, वहां पे बहुत सारे ऑयल फील्ड हैं और वहां जनरल हनून जैसे महान इंसान ने जन्म लिया। वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था और उस दिन हमने ये तय कर लिया कि अब दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बच्चों, वहां से जब मैं वापस इंडिया आया, इंडिया आने के बाद मैं बाड़मेर आया। बाड़मेर आने के बाद जैसे कि मेरे बारे में बताया गया कि हमने थार के वीर करके एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बेसिकली ये बाड़मेर के सभी लोगों का एक समूह है और मैं उस पूरे समूह को सिर्फ कोऑर्डिनेट करता हूं। हमने ये तय किया कि हिंदुस्तानी सरकार की यदि बात करें तो आज़ादी से पहले का इतिहास तो बहुत लिखा गया, परंतु आज़ादी के बाद भी बहुत सारे सूरवीर हुए जिनके बारे में लोग नहीं जानते। भारत की सरकार ने लगभग 21 लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि उनमें से 3 परमवीर चक्र आज भी जिंदा हैं, जिसको कि अब लिखा नहीं जा रहा, या मुझे लगता है कि हमारे इन हीरोज को वो मौका नहीं दिया जा रहा जो देना चाहिए। तो हमने इसकी शुरुआत यहीं से करी। हमने कहा यदि इसकी अलग हम
बॉर्डर के इस क्षेत्र से लगाएंगे तो जो काम बाड़मेर में हो सकता है वो दिल्ली में क्यों नहीं होगा, वो पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं होगा। और मैं बड़े खुशी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि हम उसमें सक्सेसफुल हुए और ये बाड़मेर वही धरा है जहां तीनों परमवीर चक्र को के कदम हमारे इस स्थान पर पड़े। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप किसी चीज को ठान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो काम करने से रोक नहीं सकती है। हमारे यहाँ पे जैसे हम बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पे जैसा मैं बता रहा था कि 90 से पहले के दशक में लोग ये समझते थे कि बाड़मेर में कुछ हो ही नहीं सकता। 2005 के आसपास की बात बताऊं, बाड़मेर में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। वो 2 बच्चे जब पहली बार बाड़मेर आए और लोगों को पता लगा अरे हमारे यहाँ से लोग कलेक्टर और एसपी भी बन सकते हैं, उन 2 लोगों ने हमारे यहाँ स्कूल्स के अंदर 2, 4, 5 लेक्चर किए। 2005 से 2021-22 तक का आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, हर बार बाड़मेर से कम 7-8 लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा के एग्जाम में सेलेक्ट होना शुरू हो गए। मुझे लगता है कि हमें हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर से इस डर को निकालना पड़ेगा। इस डर को कैसे निकाल सकते हैं, हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैंने मेरा डर निकाला। मैं त्रिभुवन सिंह, आज से 15 साल पहले की बात करूं तो यहाँ से मेरे को लगता था कि बाड़मेर में जो कलेक्टर या एसपी है मैं उनसे भी बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे को यदि उनसे बात करनी है तो मेरे को उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। परंतु यहाँ से जब मैं निकल के जयपुर गया तो वहाँ जाके मैंने देखा यार यहाँ पे तो कम से कम 40-40 आईएएस ऑफिसर हैं, 40-40 आईपीएस ऑफिसर हैं, वो भी तो हमारे जैसे ही इंसान है। तो वहाँ जाके मुझे ये समझ में आया कि वो सिर्फ एक इंसान है, उन्होंने यहाँ तक की पढ़ाई करी है इसलिए वो यहाँ पहुँचे। तो इस एटीट्यूड को हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। अमेरिका में जब मैं रहता था तब वहां हम जब पहली बार गए तो हमें बताया गया कि साहब आपको बहुत सारे फॉर्मल्स पहन के आना है, फॉर्मल्स में आपके जूते का कलर, आपकी पैंट का कलर, आपके सॉक्स का कलर ये सारे एक जैसे होने चाहिए या डार्कर शेड में होने चाहिए। हमें यही हमेशा यहाँ सिखाया गया था। हम बड़ा डरते थे, किसी दिन यदि मेरी टाई की नोट टेढ़ी हो जाती थी तो मुझे डर लगता था कि क्या पता मेरे को टीचर क्या कह देगा। वहां जाने के बाद पता लगा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल शर्ट पैंट आप पहन के जाइए, नॉर्मल सॉक्स और जूते पहन लीजिए, उसी को वो लोग फॉर्मल्स मान लेते हैं। मतलब वहां पे वैल्यू उसकी होती थी कि इंसान बोल क्या रहा है, इंसान कौन सी स्टेज पे खड़ा है, वहां से वो कहना क्या चाहता है। ये कपड़े, ये सब चीजें आपके लिए एक ऐद साबित हो सकती है, पर यही सब कुछ नहीं है। आज ये शर्ट जो मैं आपके सामने पहन के आया हूं, ये बाड़मेर में ही खरीदा गया है। मात्र 70 रुपए मीटर इसका कपड़ा आता है और 200 रुपए में इसकी सिलाई हो गई। आप सोचिए 2 मीटर कपड़ा मेरे को चाहिए, 200 रुपए में सिलाई, 400 रुपए में मैंने ये शर्ट पहन लिया। और आज से 10 दिन पहले मोदी जी से भी मैं इसी शर्ट में मिला हूं। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे कॉन्फिडेंस में कोई तरह की कमी है। तो आपको ये जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको निखारना पड़ेगा। आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसा कि आज यहां पे लिखा हुआ है ना, नेवर से नेवर। आप दुनिया में किसी चीज को मना मत करिए। दुनिया में यदि कोई भी इंसान काम कर सकता है तो आप और मैं कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत, मेरा जन्म कहां हुआ, मैं किस जाति में पैदा हुआ, मैं किस स्कूल में पढ़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चों, आज की डेट में भारतीय प्रशासनिक सेवा को सबसे बड़ा एग्जाम कहा जाता है, आईआईटी को सबसे बड़ा एग्जाम कहा जाता है, आईआईएम को सबसे बड़ा एग्जाम कहा जाता है। बट आप विश्वास नहीं करेंगे, इनमें सेलेक्ट होने वाले मोर देन 60% बच्चे भारत की जो सरकारी स्कूल्स हैं उनसे आते हैं। उस सरकारी स्कूल के अंदर किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती, पर उन बच्चों का टैलेंट है, इस वजह से वो वहां पे पहुंच पाते हैं। तो जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, इस वजह से हम नहीं पढ़ पाए, तो उनको उन लोगों से सीख लेनी चाहिए। हमें कभी किसी चीज को, कहते हैं ना, विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए मेरे पास पैसा होता तो मैं वहां पढ़ लेता, मेरे पास में जयपुर जैसी जगह में घर होता तो मैं पढ़ लेता, मेरे पास में अच्छे कपड़े होते तो मैं वहां चला जाता। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, मेरी शिकायत भी कुछ युवाओं से है। जैसे यहां से जब हम अमेरिका में रहते थे तो वहां पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से बहुत कम दोस्त वापस हिंदुस्तान आए। अब भी जब उनसे बात होती है वो कहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं ना कि वापस इंडिया आ जाओ, वो मेरे से हमेशा एक बात कहते हैं कि नहीं, हम इंडिया तो नहीं आएंगे, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, इंडिया के अंदर पॉवर्टी है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम कम है, इंडिया की जीडीपी कम है। मेरी शिकायत उन लोगों से है कि आप में से 60-70% बच्चे
भारत सरकार की जो स्कूल्स है, मतलब जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल्स है, उसमें पढ़े। हमारी आईआईटी आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट से आप लोग पास आउट हुए और फिर हमारे देश को ठेंगा दिखाकर आप वापस चले गए, और फिर आप ये सवाल करते हैं कि भारत के अंदर ये चीज़ की सुविधा नहीं है। मेरे को लगता है कि हमें उन लोगों को रोकने की जरूरत है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है। मैं त्रिभुवन सिंह यदि अमेरिका में रह जाता तो मैं आज आपके बीच में ये बात नहीं कर रहा होता। मैं मानता हूं कि हमारे इस बाड़मेर में या हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, बट मुझे ये लगता है कि मुझे वापस यहीं आना चाहिए, यहां आके हर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्यूशंस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। आज भी बॉर्डर के सुदूर क्षेत्र की अपन यदि बात करें, मैं 1960s के आसपास का एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जो लाइव एग्जांपल है, आपको गूगल पे मिल जाएगा। 1960s में हमारे पास का एक जिला है जैसलमेर, बाड़मेर जैसलमेर, बिकॉज वो रिकॉर्डेड जैसलमेर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 60s में राजस्थान सरकार ने जैसलमेर के लोगों से कहा कि हम आपको सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, भयंकर अकाल था, कि हम आपको खाना नहीं पहुंचा पाएंगे, हम आपको पानी नहीं पहुंचा पाएंगे, आप ऐसे करिए इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए और गंगानगर की तरफ शिफ्ट हो जाइए। ये रियल स्टोरी है। पर वहां के जो तत्कालीन विधायक थे और जो वहां के उस टाइम के जो भी चलती वाले लोग थे, उन सब ने एक मीटिंग करी और उन्होंने सरकार से कहा कि यदि आपको लगता है कि हमारी आप मतलब हमारा आप भरण पोषण नहीं कर सकते, हम तक पानी नहीं पहुंचा सकते, तो कोई बात नहीं, परंतु हम हमारी इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे, हम हमारे इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे जहां हमारा जन्म हुआ है, हम अपने आप अपने लिए सुविधाएं विकसित करेंगे। मुझे लगता है उस पॉजिटिव एटीट्यूड की हमें आज जरूरत है। आप सोचिए कि 1960s में यदि वो लोग छोड़ के चले जाते, आज यदि जैसलमेर की बात करें तो बाड़मेर के बाद राजस्थान में दूसरे नंबर पर कैपिटा इनकम जैसलमेर में सबसे ज्यादा है। सोचिए उस जैसलमेर को 1962 के अंदर लोग खाली करके जाने वाले थे, परंतु हमारे ही कुछ परिवार के लोग जिन्होंने ये तय किया कि हम किसी मुसीबत में पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम हमारी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से पीछे नहीं रहेंगे, उसी वजह से आज जैसलमेर भारत को कितना रेवेन्यू दे रहा है। आज जैसलमेर का नाम पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही अच्छा, विंड मिल्स के अंदर या एनर्जी सेक्टर की बात करें तो बहुत ऊंचे उस पर गया है। तो मेरे को लगता है कि हमें हमारे यहाँ पे नेगेटिव एग्जाम्पल्स हजारों होंगे, परंतु फिर भी हमें हमारे यहाँ के जो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं उनसे सीखने की जरूरत है। हमें हमेशा पॉजिटिव साइड में सोचना चाहिए, नेगेटिव साइड में नहीं सोचना चाहिए। आप सोचिए, आज मैं यहाँ बाड़मेर में रहता हूँ, यहाँ से अगले सिर्फ 10 घंटे में मैं सिंगापुर पहुंच सकता हूं। आप दिल्ली से सिंगापुर जाएंगे 5 घंटे में पहुंचेंगे, मैं 10 घंटे में यहां से भी पहुंच जाऊंगा। यहां से 2 घंटे जोधपुर के लगते हैं, 1 घंटे आगे की फ्लाइट है, 5 घंटे में आगे। तो दुनिया की ऐसी कौन सी सुविधा है जो हमें हमारे इस क्षेत्र को पीछे रख सकती है? तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी ये मत सोचिए कि क्योंकि मेरा जन्म एक छोटे शहर में हो गया है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। यदि आपने अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस देश को आगे बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि हमें हर सुविधा, हर भौतिक सुख सुविधा जो है वो मिलेगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बार क्योंकि हम इन छोटे शहरों से आते हैं, हमें फायदा बहुत मिलता है। मुझे आज भी यूएन का मेरा पहला दिन याद आता है। जब मैं यूएन में गया था, मेरे इंटरव्यू में मेरे से एक सवाल पूछा गया कि त्रिभुवन तुम बहुत यंग हो, मैं मात्र 21 साल की उम्र में से यूएन में काम कर रहा हूं। मुझे ये बताया गया कि त्रिभुवन तुम बहुत यंग हो, तुम्हें 21 साल की उम्र में तुम्हें संयुक्त राष्ट्र में हम कैसे ले लें? मैंने उनसे कहा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सिर्फ बाड़मेर से हूं इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने उनसे कहा, मैं त्रिभुवन सिंह उस बाड़मेर में पैदा हुआ, उस 90 के दशक में पैदा हुआ जिसे अंडर डेवलप्ड बाड़मेर कहा जाता था। मैं त्रिभुवन सिंह 2012-13 की यदि बात करूं तो उस बाड़मेर में रह रहा हूं जो डेवलपिंग बाड़मेर है, और मैं वही त्रिभुवन सिंह हूं जो 2035 में उस समृद्ध बाड़मेर को देखेगा, उस डेवलप्ड बाड़मेर को देखेगा। तो आप सोचिए, मैं एकमात्र इंसान हूं जो अपनी ही एरा के अंदर, अपने एक ही जनरेशन के अंदर अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप्ड एरा को देखूंगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या चाहता है? वो यही तो चाहता है कि पूरी दुनिया में एक जैसा विकास हो। वो लोगों को यही तो समझाने की कोशिश करता है कि क्योंकि अंडर डेवलप्ड एरिया में जब लोग रहते हैं तो वो कल्चरली बहुत रिच होते हैं, उन्हें ये लगता है कि हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल सही कैंडिडेट हूं आपके लिए जो बता सकता है कि हमारा कल्चर खत्म नहीं होगा, हम आगे बढ़ेंगे, परंतु हमारे इतिहास को, हमारे कल्चर को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। और आप विश्वास करिए, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से लगभग 1200 लोग थे, उनमें से अकेला मैं सेलेक्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि छोटे शहर के होने की आपको बहुत सारे फायदे भी हैं, कोई भी नुकसान आपको नहीं हो सकता। आजकल जैसे अभी इंटरव्यू में बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर मोबाइल के फायदे हैं, नुकसान है, मुझे लगता है हर चीज़ को यदि आप ढंग से यूज़ करें तो बहुत सारे फायदे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है।
मैं तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप में से ही कुछ लोग ऐसे इंजीनियर्स बनो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि हमारे मोबाइल में हमें सिर्फ वही चीजें दिखे जो हमें आगे बढ़ाने में हमारे लिए सार्थक साबित हो सकती है। ये जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं इनको हम कैसे दूर कर सके, मुझे लगता है इसके बारे में हमें विचार करने की जरूरत है। भारत तो वो ऐसा देश है जहां ऐसा बताते हैं कि अमेरिका बहुत डेवलप्ड है। कुछ टाइम मेरे को भी वहां रहने का मौका मिला। आपको पता है लगभग 2 साल जब मैं वहां रहा, मेरे पड़ोस में कौन रहता था, मैंने खूब पूछने की कोशिश करी कि आप कहां से हो, उसने कभी जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कहना नहीं चाहिए, उसके पेरेंट्स, उसके मदर एक कंट्री से आते हैं, उसके फादर दूसरी कंट्री से आते हैं, वो खुद तीसरी कंट्री में बैठा है, उसे कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे यहाँ जैसे क्यूरियोसिटी होती है ना, जब तक हम बाड़मेर में रहते थे हमें लगता था कि मैं सिर्फ एक कम्युनिटी का हूँ। जैसे ही जयपुर गया सारे बाड़मेर वाले मेरे भाई हो गए। यहाँ से निकल के सिंगापुर गया, हिंदुस्तानी सारे मेरे भाई हो गए। सिंगापुर से निकल के अमेरिका गया, मुझे तो सारे एशियंस अपने भाई लगने लग गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेरे कल्चर ने मुझे सिखाई। मेरा कल्चर हमेशा मुझे ये सिखाता है कि आपस में सबको जोड़ के कैसे रखना। तो आप सोचिए हमें अंडर डेवलप कैसे कहा जा सकता है? हमें तो यही चीज़ सिखाई गई है कि इस समृद्ध हिंदुस्तान को एक धागे में कैसे पिरो के रखना है। फिर भी यदि कुछ लोग कहते हैं कि आपका डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप अंडर डेवलप्ड जगह से आते हो, तो दोस्तों मुझे लगता है आपको सिर्फ अपनी भाषा को बदलने की जरूरत है। आपको लोगों को सिर्फ ये समझाने की जरूरत है कि अरे मैं तो इतने समृद्ध क्षेत्र से आता हूं जहां हम सबको साथ लेके कैसे चलेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले की बात बताऊं, हमारे यहां पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसमें बताया गया कि साहब हमारा जो बॉर्डर एरिया है इसके अंदर पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो वो इंटरव्यू लेने के लिए हमारे पास शहर में आ गए। शहर में जब लोगों से पूछा तो लोगों की आंखों में सच में आंसू थे। तो जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे उन लोगों ने पूछा कि आपकी आंखों में क्यों आंसू आ रहे हैं जबकि आपके यहाँ तो 24 घंटे पानी आता है, या ये कहूँ कि रोज पानी आता है। परेशानी तो बॉर्डर पे रहने वाले इंसान की है। आपको पता है हमारे यहाँ के लोगों ने क्या जवाब दिया? हमारे यहाँ के लोगों ने ये जवाब दिया कि यदि मेरा भाई बॉर्डर के ऊपर प्यासा है तो उसका दर्द मुझे हो रहा है, मुझे फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इतना समृद्ध हमारी जगह है, इतने समृद्ध हमारे लोग हैं। बात सिर्फ बाड़मेर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की करें। बाड़मेर तो क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ तो इसलिए आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो जितनी भी जगहें हैं, आप सिर्फ यदि पॉजिटिव वे में किसी चीज को सोचना शुरू करेंगे तो दुनिया की हर ताकत कितना ही कोशिश कर ले परंतु आपको कभी पीछे नहीं रख पाएगी। मैं क्योंकि बॉर्डर के क्षेत्र से रहने वाला हूं, मुझे बताया गया कि हमारे बीच में कुछ भूतपूर्व अधिकारी भारतीय सेना से भी आए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। एंड थैंक यू वेरी मच TEDx टीम फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।